हम लोग बात कर रहे थे, किस पर बात हो रही थी आपका? सेक्शन 7 इस पर बात चल रही थी ना? नहीं, 6 पर। ठीक है, तो तैयारी आज इस पर बात की तो हमने कहा था दृष्टांत जरूर देख लीजिएगा। आप देखेंगे जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होते हैं, मेरे दृष्टिकोण से, आपके दृष्टिकोण से पीसीएसजे दुनिया का कोई बहुत भारी कंपटीशन होगा। मेरे दृष्टिकोण से वो नौकरी देने वाला एक कंपटीशन है, बस इससे ज्यादा वो कुछ भी नहीं है। आप कोई न्यायाधीश नहीं बनते। आप न्यायाधीश का मतलब क्या हुआ? ठीक है, वो नहीं जो आपका न्यायाधीश का मतलब ये नहीं है कि जो लॉ को इंप्लीमेंट करे, यानी वो तो है ही है, लेकिन सत्य अर्थों में अगर न्यायाधीश समझे हम कि सत्य अर्थों में न्यायाधीश को, तो सत्य अर्थों में न्यायाधीश वो है जो कानून की व्याख्या इस प्रकार कर सके, जो कानून में अंतर नहीं थे वो सामने आ जाए। और कितने जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं जो कानून का इस ढंग से, ठीक है, व्याख्या करते हैं, सीधे सीधे, कोई इशू। सुप्रीम कोर्ट का केस ला दे दीजिए, फिर तुम काहे के लिए बैठे हो? अगर तुम बेयर नहीं समझ सकते, तुम्हें बेयर प्रोविजन जो क्लियर लिखा हुआ है, ठीक है, उसे इंप्लीमेंट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का केस ला चाहिए, तो तुम्हें तुम्हारी जगह एक बाबू क्यों ना बैठा ले? वो भी सुप्रीम कोर्ट का केस ला पढ़ लेगा, ठीक है, और फैक्ट्स डिसाइड कर देगा। आपको माना तो ये जाता आप में न्यायिक विवेक। हाँ, कोई ऐसा इशू आ गया जिस पर दो व्याख्याएं संभव है, और फिर उनमें से कौन सी व्याख्या स्वीकारो, या कहीं पर कानून में, ठीक है, ऑमिशन है, ऐसा लोप है कि समझ में ही नहीं आ रहा इस स्थिति में क्या करें। वहां पर आप उच्चतम न्यायालय के, ठीक है, द्वारा निर्णय विधि जो दी गई है उससे मार्गदर्शन ये ले, तब तो बात समझ में आएगी। लेकिन बेलेबल ऑफेंस में बेल दे दी जानी चाहिए। इसके लिए भी अगर तुम्हें केस ला जरूरत है, तो फिर मेरी दृष्टि में आप एक क्लर्क से अधिक कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो आपकी नजर में जुडिशियल मजिस्ट्रेट बनना आसमान के तारे तोड़ना होगा। मेरी नजर में आसमान के तारे तोड़ना नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ एक नौकरी पाने का प्रयास भर है। और वो लेखपाल की नौकरी पाने के प्रयास से किसी भी दशा में कुछ ऊंचा प्रयास नहीं कहा जा सकता। इसलिए आप जुडिशियल मजिस्ट्रेट बनने के लिए जो कुछ उपयोगी है उसे भी जान लीजिए। जुडिशियल मजिस्ट्रेट के जो एग्जाम्स हैं उनमें दृष्टांत जरूर पूछे जाएंगे, और जो पूछने वाले हैं वो इसलिए पूछेंगे उन्हें क्योंकि उन्हें भी कुछ और सोचने में थोड़ी कठिनाई और थोड़ा श्रम ये करना पड़ता है, इसलिए वो सीधे सीधे दृष्टांत उठाते हैं और सीधे सीधे रख देते हैं और पूछते हैं क्या ये रिलीवेंट है, क्या ये सुसंगत है, सुसंगत है तो क्यों है। लेकिन वास्तव में दृष्टांत इस उपयोग के लिए आपके बेयर एक्ट में नहीं दिया है। विधायिका ने जो दृष्टांत आपकी किताब में शामिल किया है वह निर्वचन का नियम यह उपलब्ध करा देने के लिए यह शामिल किया है। दृष्टांत यह बताता है कि सेक्शन को कैसे पढ़ा जाना चाहिए। हमने उदाहरण दिया था कल की क्लास में, हमने कहा था जैसे टीपीए में भूबद्ध को परिभाषित करता है और कहता भूमि में मूलित जैसे पेड़ और झाड़ियां, भूमि में निविष्ट जैसे वित्तियां और निर्माण,
भूमि में निविष्ट अर्थात भूमि में धसी हुई, जो चीज भूमि में धसी हुई है वो भित्तियों निर्माण की तरह ही भूमि में धसी हो, ऐसा नहीं होता। भित्तियां यानी दीवारें और निर्माण यानी कंस्ट्रक्शन, ये भूमि में धसाया जाता है, धसता नहीं है। इसमें ह्यूमन स्किल, मानवीय श्रम, मानवीय कौशल, इसका उपयोग होता है। इसका मतलब यह हुआ कि भूबंध वो चीज हो सकती है जिसे मानवीय कौशल और मानवीय श्रम से भूमि में धसाया जाए, यानी दृष्टांत जो कुछ कर रहा है। इसके अलावा भी भूबंध की डेफिनेशन में लिखा हुआ है, लेकिन वो प्रासंगिक नहीं है। प्रासंगिक जो है वो आपको यह बताना है कि दृष्टांत किस प्रकार उपयोगी है, ठीक है, सेक्शन की व्याख्या के लिए, और दृष्टांत का यही उपयोग भी है। और दृष्टांत जो कहता है उसी ढंग से सेक्शन व्याख्यायित होगा। क्यों? इसलिए कि दृष्टांत भी उसी स्रोत से आया है, सोर्स उसका भी वही है जो सोर्स सेक्शन का है। इसलिए दृष्टांत किसी सूरत का महत्व का नहीं हो सकता। अगर सेक्शन विधायिका ने अधिनियमित किया है तो जो दृष्टांत है वो हमने अधिनियमित नहीं किया है। और एज एलएलबी स्टूडेंट आपकी आदत में आ जाता है कि जैसे दृष्टांत आप बना लेते हैं वैसे ही आपको लगता है एक्ट में लिखे हुए दृष्टांतों का भी वही मूल्य है। नो, कतई नहीं। दृष्टांत उतना ही प्राधिकारिक है जितना प्राधिकारिक सेक्शन है। जो अथॉरिटी सेक्शन में है वही अथॉरिटी दृष्टांत में है। आप उससे 1 इंच इधर उधर नहीं हो सकते। और दृष्टांत निर्वचन का जैसा नियम प्रस्तुत करता है उससे बेहतर कोई नियम हो भी नहीं सकता। सबसे बेहतर सामग्री विधायिका आपके समक्ष रखती, उससे बेहतर सामग्री नहीं हो सकती। यह अलग बात है कि विधायिका द्वारा रखी गई सामग्री आपकी समझ में ना है, वो बिल्कुल अलग बात है। लेकिन विधायिका जो सामग्री आपके समक्ष रख देती है संक्षिप्तता के साथ, ठीक है, संक्षिप्तता के साथ उतनी बेहतर सामग्री जो संपूर्ण विषय वस्तु को अपने में समाहित कर ले, ठीक है, उसके इतर उस तरीके से अलग हटकर रखा ही नहीं जा सकता, रखा ही नहीं जा सकता। आप कुछ कर ही नहीं सकते। इसीलिए आपको बेयर एक्ट से 1 इंच इधर उधर होने की अनुमति ये नहीं मिलती। आप बेयर एक्ट से 1 इंच भी इधर उधर हैं तो आप कानून की दुनिया में गलत माने जाएंगे। इसलिए सेक्शन 8 पुराना अधिनियम, धारा 6 नया अधिनियम, इसके जितने दृष्टांत हैं वो आप स्वयं जरूर देख लें। वो एग्जाम के दृष्टिकोण से उपयोगी हैं, लेकिन ये उनका छोटा उपयोग है। एग्जाम में वो आपको ऐसे सच रखे मिलेंगे, लेकिन वो उनका बहुत सीमित और बहुत छोटा उपयोग है। उनका विस्तृत उपयोग तो यह है कि आप निर्वचन का सिद्धांत ये सीख सकते हैं दृष्टांतों से जो सेक्शन के संबंध में उपयोग किया जाना चाहिए। अगला सेक्शन जो बात करता है सेक्शन 9 पुराना अधिनियम, नया अधिनियम सेक्शन 7 कुछ तथ्यों को सुसंगत बताता है। ठीक है, कहता है जो विवादित तथ्यों के या सुसंगत तथ्यों के, कहता है वे तथ्य जो विवादित तथ्य या सुसंगत तथ्य के स्पष्टीकरण कारक या पूरा स्थापन के लिए आवश्यक है। चाहे विवादित तथ्यों का स्पष्टीकरण ये किन्हीं तथ्यों से हो रहा है,
और चाहे सुसंगत तथ्यों का स्पष्टीकरण ये किसी तथ्य से हो रहा है। सुसंगत क्या है? हेतुक, कारण, ये सुसंगत है। प्रश्नगत समय पर आपको धन की आवश्यकता थी, ये सुसंगत तथ्य का स्पष्टीकरण कर रहा है। इस पर सुसंगत क्या है? हेतुक। और हेतु को क्या कहते हैं? कॉज, या उसे कारण भी कहते हैं। तो ऐसा प्रत्येक तथ्य जो सुसंगत तथ्य का स्पष्टीकारक यह हो जाता है। आप कचहरियों में जाते हैं, क्रॉस एग्जामिनेशन सीखने की कोशिश करें। क्रॉस एग्जामिनेशन सीखना है ही नहीं। अगर आपको साक्ष्य अधिनियम आ रहा है तो कुछ सीखने की जरूरत नहीं। आप कहते हैं देखकर सीखा जा सकता है, और हम ये कहते हैं कि देखकर कुछ भी नहीं सीखा जा सकता। आप यही तो कहते हैं कि अदालतों में कार्यवाही को देखो सीख जाओगे। तो फिर साइकिल चलाना देखकर सीख क्यों नहीं गए? साइकिल चलाना देखो लोगों को, और फिर साइकिल चलाने का प्रयास करो, देखो क्या होता है। देखकर कुछ नहीं सीखा जा सकता, करके सीखा जा सकता है। इसीलिए क्या कहता है? विज्ञान आओ करके सीखें, देखकर नहीं। देखकर सीखना यह सीखने की प्रक्रिया ही नहीं है। करके सीखना यही सीखने की प्रक्रिया है। आप हमें बताओ, जिंदगी भर देखो साइकिल चलाते लोगों को, और देखकर हमें साइकिल चलाकर दिखाओ। अगर ढलान से नीचे मुंह भरा, ठीक है, मुंह तुरंत आपका टूटकर बराबर ना हो जाए तो हमें बताइएगा, देखकर कैसे सीखा जा सकता है? तो जो साइकिल चलाने जैसा मैकेनिकल काम देखकर नहीं किया जा सकता, तो क्रॉस एग्जामिनेशन इस जैसा महत्वपूर्ण काम देखकर कैसे किया जा सकता है? देखकर किया ही नहीं जा सकता। ठीक है, इसलिए सेक्शंस को देखना चाहिए। सेक्शन बड़ा आसान कहता है, विवादित तथ्य, सुसंगत तथ्य के जो तथ्य स्पष्टीकारक हैं वे सुसंगत हैं। इसका मतलब यह कि हम साक्षी से पूछ सकते हैं अभियोजक के तौर पर, ठीक है, कि यह बताइए इन्हें उस समय कोई जरूरत पैसे के संबंध में थी या नहीं थी। और यही बात आप डिफेंस लॉयर इसके तौर पर पूछ सकते हैं। आप ये दर्शित कर, फिर अगली बात भी कहता है वे तथ्य जो विवादित और सुसंगत तथ्यों के पुनः स्थापक हैं या स्पष्टीकारक हैं। एज ए डिफेंस लॉयर आप ये शो कर सकते हैं कि उसे पैसे की कोई जरूरत ही नहीं थी। ठीक है, आप ये दर्शित करने वाले प्रश्न उससे पूछकर संबंधित उत्तर को अभिलेख पर ला सकते हैं, और वो रिलेवेंट है। अदालत वहां सवाल उठाती है, 136 हम लोग आगे पढ़ेंगे, पुराने अधिनियम का 136 बोल रहा हूं, नए अधिनियम में उसका सेक्शन जब बदला होगा, सेक्शन नहीं बदलेगा, वो मतलब कानून नहीं बदलेगा। कहता है न्यायालय ग्राह्यता के संबंध में, ठीक है, आपसे सवाल कर सकता है, पूछ सकता है कि वॉट एवर यू आर आस्किंग, हाउ दैट विल बी रिलेवेंट। अक्सर हमने वहां देखा है लोग कहते हैं कि साहब ये तो हम बहस के समय बताएंगे। नो, कानून कहता है कि अभी बताइए, पूछने से पहले आप बताइए, तो पूछने से पहले आप बताएंगे। इनफैक्ट बात यह होती है आपको रिलेवेंट मालूम ही नहीं होता, इसलिए आप ये कह रहे होते हैं। आप कहिए ना कि साहब आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन बिकॉज इट हैज अ टेंडेंसी टू शो द प्रिपरेशन, टू शो द मोटिव, टू शो द काज। है ये रिलेवेंट है, आप बताइए ना, क्या दिक्कत है?
और इससे साक्षी भी कुछ नहीं समझ पा रहा है। ठीक है, आप जो अपना औचित्य प्रस्तुत करते हैं ये कहने का कि ये बात तो हम बहस के समय बताएंगे, वो जस्टिफिकेशन आप क्या देते हैं ये कि साहब अगर हम इस समय बता देंगे तो साक्षी जान नहीं जाएगा, साक्षी समझ जाएगा, वो सही उत्तर ही नहीं समझ ही नहीं सकता। आप ये पूछो कि दिस क्वेश्चन हैज अ टेंडेंसी, ये प्रश्न प्रवृत्ति रखता है अमुक सुसंगत तथ्य उसके अस्तित्व को दर्शित करने की, इसलिए हम पूछ रहे हैं। ठीक है, देखें अदालत कैसे मना कर लेगी, और अगर मना करेगी, अगर इसके बाद भी मना करके आप कहिए कि मेरा प्रश्न रिकॉर्ड पर लीजिए, लिखिए कि यह प्रश्न पूछा गया और फिर लिखिए कि यह सुसंगत नहीं है इसलिए इसका उत्तर साक्षी नहीं देगा, हम आगे बढ़ जाएंगे। क्योंकि आप ही अंतिम अदालत नहीं है, अदालतें उच्चतम न्यायालय तक है, वहां यह डिसाइड होगा कि दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड और नॉट। आप ही तोड़ेंगे अंतिम, लेकिन इसके लिए आवश्यकता होगी कि आपको कानून का सम्यक ज्ञान ये हो। जब तक कानून का सम्यक ज्ञान नहीं तो वहां देखकर कुछ नहीं सीखेंगे आप, क्योंकि देखकर सीखना ये प्रक्रिया नहीं है। ठीक है, कचहरी आपको इसलिए भेजा जाता है ताकि सिद्धांत की सत्यता, ठीक है, आपके सामने प्रदर्शित ये की जा सके। प्रैक्टिकल इसीलिए होता है कि सिद्धांत अपने में सत्य है ये साबित हो सके। ठीक है, डॉक्टर जब मेडिसिन एडमिनिस्टर करता है, ठीक है, तो क्या करता है, वह एलोपैथ या आयुर्वेद जो उसके, ठीक है, उसकी चिकित्सा पद्धति है, उसके सिद्धांतों को वो सत्य साबित कर रहा होता है। और जब औषधि अपना प्रभाव दिखाती है तो औषधि अपने प्रभाव से, ठीक है, उस पैथी के सिद्धांतों को सत्य साबित कर देती है। ठीक है, यह प्रैक्टिकल का महत्व है। प्रैक्टिकल का महत्व ये थोड़ी कि फाइल पकड़ी और बाबूजी के पीछे खड़े, ना बाबूजी को कुछ आ रहा ना ही नहीं कुछ आ रहा। ठीक है, देख रहे हैं, देखने से क्या आएगा, देखने से साइकिल चलाना नहीं सीखे तो देखने से ये कैसे सीख जाओगे। वे सारे तथ्य जो विवादित तथ्यों के पुनः स्थापक हैं या सुसंगत तथ्यों के पुनः स्थापक हैं, या विवादित तथ्यों के स्पष्टीकारक हैं या सुसंगत तथ्यों के स्पष्टीकारक हैं। प्रश्न यह है कि आप, ठीक है, आपने मिस्टर ए का कत्ल किया या नहीं, प्रश्न यह, ठीक है। आमतौर पर जो हत्यारा होता है उसके कपड़ों पर खून होता है, आप खून से सने कपड़े प्रश्नगत समय पर ही, ठीक है, प्रश्नगत स्थान से पहने हुए जाते देखे गए। ये विवादित तथ्यों का स्पष्टीकारक है, वो विवादित तथ्यों का पूरा स्थापक है। ये पूरा स्थापना कर रहा है तथ्य कि आप वहां से अभियोजक कहेगा, साक्षी तो पूछेगा कि उस समय अमुक व्यक्ति के कपड़ों पर क्या मौजूद था, वो कैसे थे, कपड़े साफ थे, वो कहेगा नहीं गंदे थे, खून लगा था। ये विवादित तथ्यों की पूरा स्थापना कर रहा है। लेकिन एज अ डिफेंस लॉयर, ठीक है, आप उसका स्पष्टीकरण अपने साक्षियों से, ठीक है, ये प्रस्तुत कर सकते हैं या सेम साक्षी से, ठीक है, आप प्रश्न उत्तर के क्रम में ये निकाल सकते हैं कि बचाने वाले को भी चोट लगती है। खून सिर्फ कातिल के कपड़ों पर हो यह आवश्यक नहीं है, खून बचाने वाले के उस पर भी होता है। यह प्रश्नगत समय पर आपको चोट नहीं लगी, ठीक है,
प्रश्नगत समय पर बचाव में आपको चोट नहीं लगी, लेकिन अन्य किसी कारण से आपको चोट नहीं लग सकती, ये भी कोई नियम नहीं है भाई। आप कहीं भी अपराध हो, लोग भागते ही हैं, ठीक है। आप भागे, गिरे, ईंट से चोट लग गई, तो ये आपका स्पष्टीकरण है, ठीक है ना। तो वे सारे तथ्य जो विवादित तथ्यों को, ठीक है, पुनः स्थापित करते हैं, ये वे सारे तथ्य जो विवादित या सुसंगत तथ्यों का स्पष्टीकरण है, ये प्रस्तुत कर देते हैं। ये सारे तथ्य धारा 7 वर्तमान अधिनियम और धारा 9 पुराना अधिनियम, इसके अंतर्गत सुसंगत हो जाते हैं। कोई जादू थोड़ा ही होता है कचहरी में, ठीक है। चीजें कहते हैं साबित कर दी उन्होंने, तो साबित कर दी, कोई जादू थोड़ा ही कर दिया, ठीक है। चीजें उसी ढंग से साबित की जाती हैं। चीजों को साबित करने का जो ढंग आप घरों में अपनाते हैं, ठीक है। प्रश्न यह होता है घर में कि अमुक जगह पर पैसे रखे थे, गायब हो गए। आप कहते क्या भूत ले गए? थे तो घर में तुम ही लोग, आपके यही, ठीक है, प्रश्न होते हैं। आप ये पूछते कि ये बता दो, तुमने नहीं उठाए पैसे, तो तुम लिए भी तुमने किसी से नहीं, तुम्हें किसी ने दिए भी नहीं, नौकरी भी तुम करते नहीं, पैसे भी तुमने उठाए नहीं, घर से भी तुम गए नहीं, तो जो मसाला कहां से खरीद के आया था? जो तरीका घर में अपनाया जाएगा, यही तरीका तो वहां अपनाया जाएगा। यह अलग बात है, वहां तरीका अपनाया जाएगा, इसकी घोषणा प्राधिकारिक तौर पर अथॉरिटी के मैनर में आपके बेयर में कर दी गई है। बस इतनी ही सी तो बात है, और क्या है, ठीक है। वहां बाबूजी सवाल जरूर कर रहे होते हैं, लेकिन बाबूजी को भी यह नहीं पता होता कि हम क्यों पूछ रहे हैं, कहां लिखा है। और यह सिद्ध तब हो जाता है जैसे अदालत कहती नहीं, ये नहीं पूछेंगे आप, तो बाबूजी की ओर से कोई प्रतिवाद नहीं होता, क्यों नहीं पूछेंगे। अगर आपको मालूम है कि हम पूछ सकते हैं, तो आप तुरंत प्रतिवाद करेंगे, क्यों नहीं पूछेंगे। आप बताइए क्यों नहीं पूछेंगे। लेकिन बाबूजी को कुछ पता ही नहीं है, वो तो अंधा तुक्की पूछे ही जा रहे हैं, ठीक है। और सामने बैठे उन्हें भी कुछ नहीं मालूम है, वो भी कोई, अब कई बार बाबूजी गलत पूछ रहे हैं, नहीं पूछा जा सकता, लेकिन उन्हें मालूम तो हो कि नहीं पूछा जा सकता, वो भी नहीं रोक रहे। और अगर आपको मालूम है कि पूछा जा सकता है या नहीं, तो आपके मन में एक गलत धारणा बन रही है कि वहां जो लिखा है वो चलता ही नहीं, ठीक है। लेकिन चलेगा वही है। तो वे तथ्य, हमने कहा ना, पास होने के लिए मत पढ़िए, जिंदगी के एग्जाम में पास होने के लिए पढ़िए। नौकरी तो छोटी बात है, परीक्षा उत्तीर्ण हो जाना तो बहुत कम बात है, आराम से हो जाएगी, कोई समस्या नहीं है। परीक्षा के बाद की सोचिए, ठीक है। एज ए पीठासीन अधिकारी, एज ए एडवोकेट, एज ए टीचर, एज ए, ठीक है, लॉ नोइंग पर्सन, जब कानून आपको नहीं आएगा, ठीक है, तब कितनी शर्मिंदगी होगी। हालांकि उस शर्मिंदगी का तो कोई एहसास बचे ही नहीं। अगर वो उस शर्मिंदगी का कोई एहसास बचे, तो फिर, ठीक है, आपके प्रयास दूसरी दिशा में दिखाई देना शुरू हो जाएंगे। तो कहता है वे तथ्य जो विवादित तथ्यों के पुनःस्थापक है, ये विवादित तथ्यों के स्पष्टीकारक हैं, क्योंकि स्पष्टीकरण जोड़ना जरूरी है। कानून दोनों के लिए बना है, जो बचाव कर रहा है उसके लिए भी, और जो आरोप लगा रहा है उसके लिए भी। तो वे तथ्य जो विवादित तथ्यों के पुनःस्थापक हैं, ये अभियोजक साबित करेगा, और वे तथ्य जो विवादित तथ्यों या सुसंगत तथ्यों का स्पष्टीकरण देंगे, सामान्य तौर पर इन जनरल वो डिफेंस प्रस्तुत करेगा। लेकिन ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ठीक है। कानून दोनों के लिए है, दोनों उसका उपयोग करेंगे अपने अपने मुकदमे की स्थिति को देखकर,
तथ्यों की पुनर्स्थापना या तथ्यों का स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना जिस पक्ष के लिए जरूरी होगा वह उन तथ्यों का साक्ष्य न्यायालय के समक्ष दे सकेगा। जो विवादित या सुसंगत तथ्यों के पुनर्स्थापक या स्पष्टीकारक तथ्यों के संबंध में होगा और न्यायालय उसे लेगा। क्यों? इसलिए क्योंकि धारा 3 वर्तमान अधिनियम, धारा 5 पुराना अधिनियम कहती है कि विवादित तथ्यों और सुसंगत तथ्यों का साक्ष्य दिया जाएगा और वे तथ्य जो विवादित तथ्यों और सुसंगत तथ्यों के पुनर्स्थापक और स्पष्टीकारक हैं उनका साक्ष्य धारा 9 में सुसंगत घोषित हुआ है। इसलिए ठीक है, हमने कहा कि विवादित तथ्यों सुसंगत तथ्यों के पुनर्स्थापक स्पष्टीकारक, आप पे कत्ल का आरोप है, आप गंदे कपड़े पहने हुए ठीक है ट्रेन में बरामद हुए हैं और उसी दिन से आप गायब थे जिस दिन कत्ल हुआ। जल्दबाजी में आदमी भागता है तो पैसे उसके पास नहीं होते। ये इस पुनर्स्थापना कर रहा है विवादित तथ्यों की। आप इसका स्पष्टीकरण भी दे सकते हैं कि हम तो घर से निकले थे, जेब कट गई, बंद हो गए, ठीक है, अब बंद हो गए, उन लोगों ने घर पे सूचना दी नहीं, अभी छूटे हैं, कपड़े इसलिए गंदे हैं क्योंकि एक ही जोड़ कपड़े थे, कुछ बचे ही नहीं, ठीक है ना, दोनों सब कुछ ठीक है। वे तथ्य जो विवादित तथ्यों या सुसंगत तथ्यों के स्पष्टीकरण या पुनर्स्थापन के लिए आवश्यक हैं अथवा जो किसी विवादित तथ्य या सुसंगत तथ्य द्वारा इंगित अनुमान का समर्थन या खंडन करते हैं। ठीक है, जो विवादित तथ्यों द्वारा इंगित अनुमान का। प्रश्न यह है कि आप अमुक जुलूस को भड़काने वालों में शामिल थे या नहीं। प्रश्न यह है। अभियोजन का आरोप यह है इट इज यू, ठीक है, हु इज लीडिंग अनलॉफुल असेंबली। आप लीड कर रहे थे। विवादित तथ्य यह है कि एक विधि विरुद्ध जमाव को आप नेतृत्व दे रहे थे या नहीं, आप पर आरोप है। वे तथ्य जो विवादित तथ्यों द्वारा इंगित अनुमान का समर्थन या खंडन करते हैं। विवादित तथ्यों द्वारा इंगित अनुमान क्या है? यदि आप लीड कर रहे हैं तो आगे आगे चल रहे होंगे, क्योंकि अक्सर लीड करने वाले पीछे नहीं चलते, ठीक है, अक्सर लीडर आगे होता है। यह साबित किया गया साक्षियों ने। आप आगे चले होंगे तो लोगों ने देखा तो होगा, साक्षी आ रहे हैं बता रहे हैं कि आप आगे आगे चल रहे थे और पीछे जो भीड़ थी वो गालियां बक रही थी, चिल्ला रही थी। नॉर्मली अगर आप उसे लीड नहीं कर रहे तो ऐसी भीड़ के आगे आगे आप नहीं चलते। नॉर्मल सिचुएशन यही है। यद्यपि यह हो सकता है किसी ने धक्का दे दिया हो, तुम ठीक है अपने आप ही आगे हो गए हो, वो एक अलग बात है, तुम भीड़ का हिस्सा रहे हो, लेकिन आगे तुम्हें धक्का देकर पहुंचा दिया गया हो, ठीक है, यह भी संभव है। इसीलिए निश्चायक नहीं है लेकिन सुसंगत है, ठीक है। वे तथ्य जो विवादित तथ्यों या सुसंगत तथ्यों द्वारा इंगित अनुमान का, ठीक है, यह इंगित अनुमान है कि अगर आपने हत्या की है तो सुअवसर आपके पास रहा होगा। तो वे सारे तथ्य, वे सारे तथ्य जो सुअवसर आपके पास होने की ओर अनुमान इंगित करते हैं कि आपको उसके स्वास्थ्य की आदतें पता थी, आपको वो रोज शाम टहलने जाता है, ये मालूम था, आप ही को मालूम था, आप ही को मालूम था या आपको भी मालूम था, ठीक है। तो वे सारे तथ्य जो किसी विवादित तथ्य या सुसंगत द्वारा तथ्य द्वारा इंगित अनुमान का समर्थन ये करते हैं, ये खंडन करते हैं। आप ध्यान में रखिए, चीजों को ऐसे सच याद करने की जरूरत नहीं है, बड़ी आसान है चीजें। अरे पक्ष तो दो ही हैं, अभियोजन है, बचाओ है। अभियोजन बचाओ मुंह से इसलिए निकल रहा क्योंकि हम क्रिमिनल, ठीक है, लॉयर हैं, हम उस फील्ड के व्यक्ति हैं। अदरवाइज ये लागू तो सिविल में भी है, तो वहां वादी और प्रतिवादी, पक्ष तो दो ही है। और विवादित तथ्य ये अगर साबित हुए, ये सुसंगत तथ्य साबित हुए तो
अधिकार, दायित्व, योग्यता, निर्योग्यता ये पैदा होगी। एक पक्ष इनका प्रख्यान करेगा, दूसरा खंडन करेगा, तो फिर सीधी बात है, धारा 9 में यह लिखा ही होना चाहिए कि वे तत्व सुसंगत है जो विवादित तत्वों के स्पष्टीकारक है या पुनः है। वे तथ्य भी सुसंगत हैं जो किसी विवादित तथ्य या सुसंगत तथ्य द्वारा इंगित अनुमान का समर्थन या खंडन करते हैं। ठीक है, पक्ष तो दो है, तो समर्थन और खंडन ये होना ही चाहिए, और जो होना चाहिए वो आए। तो इसे याद करने में कठिनाई क्या है? कुछ भी तो नहीं। ठीक है, वे तथ्य जो विवादित तत्व या सुसंगत तत्व द्वारा इंगित अनुमान का समर्थन या खंडन करते हैं, अथवा जो किसी व्यक्ति या वस्तु का जिसकी अनन्यता सुसंगत हो, अनन्यता स्थापित करते हैं, वे तथ्य भी सुसंगत है। ठीक है, जो एक्सक्लूसिवनेस इसे स्थापित करते हैं, कहता है कि वे तथ्य जो व्यक्ति या वस्तु की अनन्यता यह स्थापित करता है, जबकि व्यक्ति या वस्तु की अनन्यता सुसंगत है, तो वे सारे तथ्य ठीक है सुसंगत हो जाते हैं। आपको यह समझने में बड़ी दिक्कत होती है कि व्यक्ति या वस्तु की अनन्यता कब ठीक है सुसंगत हो जाती है। आप कहते हैं यह अमुक व्यक्ति का शव है, आप ये कह रहे हैं, तो व्यक्ति की अनन्यता सुसंगत हो गई। ठीक है, अमुक व्यक्ति 7 वर्ष से गायब है, अमुक व्यक्ति 20 वर्ष से गायब है, तो एक उपधारणा पैदा होगी कि वो मर चुका है, लेकिन उसका 7 वर्ष से अधिक से गायब होना उसके मृत्यु का निश्चय सबूत तो नहीं है। यह माना तो नहीं जा सकता कि वो मर गया। और क्रिमिनल लायबिलिटी ये युक्ति युक्त संदेहों के परे साबित होनी चाहिए। ठीक है ना, कोई संदेह ना बचे कि यह अमुक व्यक्ति का शव है। सिर्फ इस बात से तय नहीं हो सकता कि अमुक व्यक्ति 7 वर्ष से गायब है, क्योंकि उद्धारित करेगा या उद्धारित कर सकेगा, इन शब्दों का अर्थ क्या है? Until and unless contrary is proved, ठीक है, the court will presume that those facts, ठीक है, for whom legislative direction is this, that they should, ठीक है, considered by court, कैसे कि वे अस्तित्व में है, इस प्रकार से कोर्ट के द्वारा कंसीडर होना चाहिए। यही तो मतलब है, उद्धारित करेगा और उद्धारित कर सकेगा, इसके अलावा क्या मतलब है? तो अगर आप किन्हीं तथ्यों का अस्तित्व सिर्फ मान लेंगे तो आपकी मान्यताओं से वे तथ्य अस्तित्व में आ तो नहीं जाएंगे। ठीक है ना, आपकी मान्यता किसी भी चीज को अस्तित्व में ला तो नहीं सकती। ठीक है, तो ठीक है, 7 वर्ष से वो व्यक्ति गायब है, इससे आपकी मान्यता यह हो सकती है कि वो मर गया। ठीक है, तो इस मान्यता का उपयोग वहां करिए जहां इस मान्यता का उपयोग करने से लाभ हो रहा हो। जैसे वो व्यक्ति नौकरी करता था, मृतक आश्रित में नौकरी परिवार वालों को मिल सकती थी, अब गायब है, पता ही नहीं लगता मर गया या जिंदा है। इधर परिवार वाले सफर कर रहे हैं लगातार, ना उन्हें पेंशन मिल रही है, ना उन्हें नौकरी मिल रही है, ना फंड मिल रहा है, ना बीमा मिल रहा है, ना ग्रेजुटी मिल रही है। ठीक है, इन दशाओं में मान लेंगे, हमने कहा जब कुछ देने की बात होगी, यानी मामला सिविल नेचर का होगा, तो सबूत का स्तर कम होगा, क्योंकि हम ले नहीं रहे किसी से कुछ, हम उसे दे रहे हैं। अगर गलत को भी दे बैठेंगे तो भी कुछ गलत नहीं हो जाएगा, किसी का नुकसान नहीं होगा। लेकिन जब हम दंड देते हैं तो हम उसके पास से जो है वो ले लेते हैं, उसके पास स्वतंत्रता थी हम ले लेते हैं, इसलिए वहां सबूत का वो स्तर नहीं हो सकता, न होना चाहिए, ये न्यायोचित नहीं है। ठीक है, और
ना सबूत का वो स्तर होता है। कानून आवश्यक रूप से न्यायोचित है। हमने कहा ना, कानून की खूबसूरती आपको समझ में आनी चाहिए। जब तक कानून की खूबसूरती आपको समझ में नहीं आती, कानून आपका नहीं बनता। कानून आपको एक बोरिंग टॉपिक लगता है। जब उसकी खूबसूरती, उसकी जेन्युइननेस वो समझ में आती है, तो लगता है इससे बेहतर तो बात ही नहीं हो सकती। ठीक है, तो क्रिमिनल लाइबिलिटी यहां पर हम नहीं रख सकते किसी पर कि वो व्यक्ति 7 वर्ष से गायब है और एक कंकाल आपके घर में मिल गया है। अरे कंकाल तो किसी का भी हो सकता है, और ये प्रोसिक्यूशन की ड्यूटी है, ठीक है, कि प्रोसिक्यूशन ये साबित करे कि अमुक व्यक्ति का कंकाल है, अमुक व्यक्ति गायब है, उसकी गुमशुदगी दर्ज है, वो मर गया। ये कंकाल अगर उसका है तो वो मर गया है, उसकी मृत्यु साबित, ये कंकाल उसी व्यक्ति का है, ये साबित होना चाहिए। ठीक है, आपके घर से कंकाल मिला, मीनिंग देयर बाय आपको यह स्पष्ट करना कि कंकाल आपके घर में कहां से आया। लेकिन कंकाल किसका है, इस विषय पर कोई उदाहरण नहीं हो सकती। कंकाल उसी व्यक्ति का है जब यह साबित होगा, क्योंकि उस व्यक्ति के कत्ल का मुकदमा ये चल रहा है। ठीक है, किसी के कत्ल का मुकदमा नहीं चल रहा। कंकाल यह साबित करता है कि किसी मृत व्यक्ति, उसकी मृत्यु के संबंध में, क्योंकि मृत्यु का होना कंकाल की उपस्थिति से साबित है, लेकिन मृत्यु का उन दशाओं में होना जो धारा 300 में वर्णित है, ठीक है, यह कंकाल की उपस्थिति से साबित नहीं है। ठीक है, और मृत्यु यह कत्ल के लिए दायित्व पैदा नहीं करती। 300 की परिस्थितियों में मृत्यु यह कत्ल के लिए दायित्व पैदा करती है। ठीक है, तो आपको दो बातें साबित करनी है। एक, ये कंकाल अमुक व्यक्ति का है, यानी व्यक्ति की अनन्यता, यह सुसंगत हो गई। ठीक है, और दूसरा, ठीक है, उस व्यक्ति की मृत्यु धारा 300 की परिस्थितियों में हुई है। दो बातें साबित करनी, तब उस व्यक्ति के कत्ल के मुकदमे में जिसे कातिल बताया गया है उसे सजा होगी, अन्यथा तो नहीं होगी। इस व्यक्ति की अनन्यता, ठीक है, यह सुसंगत हो गया। आप यह साबित करिए यह कंकाल अमुक व्यक्ति का है, क्योंकि वो 7 वर्ष से गायब है। इस आधार पर हम दांडिक मामले में उसकी मृत्यु की कोई अवधारणा नहीं करेंगे। यह हम अपने एक मुकदमे के तथ्य आपको बता रहे हैं, जिसमें हम डीएम साहब को समझाने में असफल हो गए हैं। हमने बैठ के डांट खाई खूब, ठीक है, उन्हें हम समझा नहीं पा रहे थे। वो कहते अरे जब कंकाल मिला तो वो मर गया। अरे हमने कहा कैसे कैसे मर गया भाई, ये हमें स्थापित करना पड़ेगा व्यक्ति की अनन्यता सुसंगत है। हमें काबिलियत मत सिखाइए, नहीं सिखाएंगे भाई, क्योंकि ये हमारी मजबूरी है कि हमारे सिर पर ऐसे बेवकूफों को लादा गया है जिसे आईएएस कहा जाता है। ठीक है, ये हमारी व्यवस्था की विसंगति है, जिसे कानून आता ही नहीं, वो कानून जानने वालों की बैठक लेता है। ठीक है, अब हम उसे नहीं समझा पा रहे हैं, जबकि व्यक्ति की अनन्यता सुसंगत। अब अनन्यता सुसंगत तो हर वो साक्ष्य दिया जाएगा जो व्यक्ति की अनन्यता स्थापित करता है। हर वो साक्ष्य में क्या, डीएनए प्रोफाइल दिया जाएगा। अरे उसके घर वाले तो होंगे भाई, जो मकतूल है, जिसके मृतक होने की बात की गई है, उसके घर वाले तो होंगे इस कंकाल से। ठीक है, मटेरियल ये कलेक्ट कर लीजिए, उसके घर वालों का मटेरियल कलेक्ट कर लीजिए, लैब में मिल जाएगा, पता लग जाएगा ये उसका कंकाल है या नहीं। ठीक है, व्यक्ति की अनन्यता सुसंगत हुई है, अनन्यता स्थापित करनी होगी। व्यक्ति या वस्तु की अनन्यता, वस्तु ये आला कत्ल है, ये चोरी का सामान है। हमारे पास हमारी आदत में है, अगर आप हमसे जिज्ञासु भाव से कुछ भी पूछोगे तो हम कुछ भी बता देंगे आपको। ठीक है, वो मेरे ही खिलाफ होगा फिर भी हम बता देंगे,
और अगर हमसे परीक्षक के भाव में आपने कुछ पूछा मेरा एग्जाम लेने के लिए कि अच्छा बताओ फिर ये, तो हम कह देंगे हमें कुछ आता ही नहीं। ये हमारी आदतों में है, ठीक है। तो जिज्ञासु भाव से कई लोग कई बार आते हैं कि क्या करें, चोरी का माल प्रस्तुत हो रहा है। ये कहा जा रहा है कि ये चूड़ियां हैं जो चुराई थी, चूड़ियों की अनन्यता प्रश्नगत हो गई है। ऐसे सारे तथ्य सुसंगत रहे। आप ये कहिए देखो ऐसी चूड़ियां बाजार में खूब मिलती हैं, ठीक है, अनन्यता सुसंगत है, तो अनन्यता स्थापित करने वाले तथ्य भी सुसंगत है और अनन्यता का खंडन करने वाले तथ्य वो भी सुसंगत है, दोनों, ठीक है ना। जब व्यक्ति या वस्तु की अनन्यता सुसंगत है तब वे सारे तथ्य दिए जा सकते हैं जो व्यक्ति या वस्तु की अनन्यता स्थापित करते हैं। ये और जैसे ही आपने अनन्यता स्थापित की तो अनन्यता स्थापित करने से जो अनुमान लग रहा है उस अनुमान का खंडन करने वाले तथ्य भी सेक्शन 9 में ही सुसंगत है। हम खंडन करने वाले तथ्य वो सामने लाएंगे। देखो ये वो चूड़ियां हैं जो महिलाएं अक्सर पहनती हैं। आप अब महिलाएं अपने ऑब्जेक्ट्स को पहचानती भी होती हैं। 20 जगह रख दो चूड़ी, वो अपनी ही चूड़ी उठाएंगी, ठीक है। ये तथ्य उस संबंधित महिला की गवाही जो लगातार उस चूड़ी का उपयोग करती है, ये उसका साक्ष्य देकर ये सब, यानी हर वो तथ्य, उदाहरणों की बहुलता से कोई लाभ नहीं हो रहा। एक सीधी बात कि वो सारे तथ्य जो व्यक्ति या वस्तु की अनन्यता को स्थापित कर दें उन दशाओं में सुसंगत हो जाएंगे जब व्यक्ति या वस्तु की अनन्यता प्रश्नगत की गई हो। और जब ऐसे तथ्य व्यक्ति या वस्तु की अनन्यता को स्थापित करेंगे तो उस अनन्यता द्वारा इंगित अनुमान का खंडन करने वाले तथ्य भी इसी सेक्शन में सुसंगत हो जाएंगे। तो दोनों पक्षों का काम चल गया, दोनों पक्ष, ठीक है, कानून के मुताबिक आक्रमण और प्रतिरक्षा ये कर पाएंगे, ठीक है ना। तो कानून बहुत खूबसूरत है। आप उसकी खूबसूरती को देखें तो कहता है कि अनंतता स्थापित करते हैं अथवा वह समय या स्थान स्थिर करते हैं जब या जहां कोई विवादित तथ्य या सुसंगत तथ्य घटित हुआ हो। वह समय या स्थान, आपको सेक्शन 9 आप कहते हैं याद करने में बड़ी कठिनाई होती, कहां होती है वे तथ्य सुसंगत है जो विवादित तथ्य या सुसंगत तथ्य के पुनर्स्थापक स्पष्टीकारक है। वे तथ्य सुसंगत है जो विवादित तथ्य सुसंगत तथ्य द्वारा इंगित अनुमान का समर्थन या खंडन करते हैं। वे तथ्य सुसंगत हैं जो व्यक्ति वस्तु की अनन्यता, ठीक है, इसके प्रश्नगत होने की दशा में व्यक्ति वस्तु की अनन्यता ये स्थापित करते हैं। वे तथ्य सुसंगत हैं जो विवादित के सुसंगत तथ्यों के घटित होने का समय या स्थान ये स्थिर करते हैं, ठीक है। जब और जहां विवादित तथ्य घटित हुए, चाहे ये कह लो और चाहे ये कह दो कि जो विवादित तथ्यों के घटित होने का समय और स्थान ये स्थिर करते हैं। वे सारे तथ्य सुसंगत हैं। आप देखते हैं डॉक्टर साहब आते हैं वहां कचहरी में और अभियोजक लिखाता है कि आपकी राय में मृतक की मृत्यु किस टाइम हुई होगी, ठीक है। तो वो कहता है कि शव की ये दशा जो थी ये इतने समय बाद होती है, इसलिए मेरी राय ये है कि मृतक की मृत्यु लगभग इतने समय पूर्व हुई होगी। वे सुसंगत हैं जो समय और स्थान को स्थिर करते हैं। प्लेस ऑफ अकरेंस कहां पर थी, आप पूछते वक्त खूब क्रॉस एग्जामिनेशन में, पूरब क्या था, अच्छा ये बताओ, पश्चिम क्या था ये बताओ, उत्तर क्या था ये बताओ। ये दिशाएं, दिशाओं में स्थित चीजें ये उस स्थान को स्थिर कर सकती हैं जिस स्थान पर विवादित तथ्य घटित हुए और उनका साक्ष्य दिया जा सकता है। तो ये सारे तथ्य, इनमें विशेषज्ञों की रिपोर्टें, साक्षियों के द्वारा किए गए कथन सब शामिल होते हैं जो विवादित तथ्यों के घटित होने का समय और स्थान ये स्थिर करें। क्योंकि अगर विवादित तथ्य घटित हुए तो किसी समय पर हुए होंगे, किसी स्थान पर हुए होंगे, ठीक है। कोई मधु कैटभ के वध की तरह है, भगवान विष्णु ने जैसे मधु और कैटभ का वध किया था वैसे किसी ने विवादित तथ्यों को अस्तित्व में नहीं लाया होगा। कथा यह है कि
मधु और कैटभ नाम के 2 दैत्य थे और उन्हें वरदान था कि न आकाश में मारे जाएंगे न पृथ्वी में मारे जाएंगे, न पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण किसी दिशा में मारे जाएंगे, न जल में मारे जाएंगे न जमीन पर मारे जाएंगे। तो ऐसे थोड़ी होगा। तो भगवान विष्णु बताते हैं उन्हें अपनी जांघ पर रखकर, तो ना आकाश है, ना पाताल है, कहीं कुछ नहीं है। तो ऐसे थोड़े विवादित तथ्य सुसंगत तथ्य घटित, वो कुछ किसी समय और स्थान पर घटित हुए होंगे। इफ यू आर सेइंग दैट फैक्ट इन डिस्प्यूट आर इन एग्जिस्टेंस, तो वो किसी समय और स्थान पर ही अस्तित्व में आए होंगे, उनका साक्ष्य दिया जाना चाहिए। तो ऐसे सारे तथ्य जो विवादित तथ्यों के अस्तित्व में आने के समय और स्थान को स्थिर कर सकते हैं, वे सारे सुसंगत हैं सेक्शन 9 में, और उनका साक्ष्य दिया जाएगा। वे सारे तथ्य, ठीक है, कहता है, अथवा जो उन पक्षकारों का संबंध दर्शित करते हैं जिनके द्वारा ऐसे किसी तथ्य का संव्यवहार किया गया था, वहां तक सुसंगत है जहां तक वे उस प्रयोजन के लिए आवश्यक हो। यानी पक्षकारों के मध्य के संबंध जिनके द्वारा प्रश्नगत संव्यवहार किया जाना बताया गया है, वहां तक सुसंगत है जहां तक वे संव्यवहार की प्रकृति पर प्रकाश ये डालते हैं। अगर ए ने बी को का कत्ल किया तो दुश्मनी उनके बीच ये सुसंगत है, ठीक है, उनकी दुश्मनी का साक्ष्य दिया जा सकता है। लेकिन जिसकी जिससे दुश्मनी होती है वो उसे मार ही नहीं डालता, इसलिए सुसंगत है, निश्चायक नहीं, साक्ष्य दिया जा सकता है। दुश्मनी भी तुम्हें, वही परिस्थितियां इतनी कंप्लीट होकर दुश्मनी भी तुम्ही से, अवसर भी तुम्हारे ही पास, मोटिव भी तुम्हारे पास, जरूरत भी तुम्हारे पास, फिर यार किसने मारा, ठीक है, या सामने सामने लोगों ने देखा है तुम्ही ने मारा, या फिर सामने सामने लोगों ने देखा भी और ये सब चीजें भी साबित कर दी गई, तब तो सबसे ही बेहतर है। लेकिन अकेले से कुछ नहीं होता। वही कहते ना कि रस्सी तोड़नी है तो एक एक धागा उसका तोड़ो, इकट्ठी रस्सी तोड़ोगे नहीं टूटेगी। देखा किसी ने नहीं तो एक एक परिस्थिति इसका साक्ष्य दो। सारी परिस्थितियां तुम्हारे खिलाफ होंगे, तुम्ही ने मारा, तुम्ही ने किया, ठीक है ना। तो पक्षकारों के संबंध, आपके ऊपर आरोप है, आपने उसकी मानहानि की, ठीक है, तो मानहानि की है, इसका मतलब यह हुआ कि आप लोगों के संबंध बहुत बेहतर नहीं रहे होंगे, या इससे पूर्व अवसर पर आपने उसे पैसा एग्जॉर्ट करने की कोशिश की होगी, एग्जॉर्शन करने की कोशिश की होगी। इस तथ्य का साक्ष्य दिया जा सकता है। पक्षकारों के मध्य के संबंध, इनका साक्ष्य दिया जा सकता है। तो सेक्शन 9, ठीक है, कुछ तथ्यों के साक्ष्य को सुसंगत घोषित करती है। कौन कौन से? वे तथ्य जो विवादित तथ्यों या सुसंगत तथ्यों के पूरा स्थापक है, स्पष्टीकारक है, ठीक है, वे तथ्य जो विवादित तथ्यों और सुसंगत तथ्यों द्वारा इंगित अनुमान का समर्थन या खंडन करते हैं, ठीक है, वे तथ्य जो व्यक्ति या वस्तु की अनन्यता प्रश्नगत हो जाने की दशा में व्यक्ति या वस्तु की अनन्यता को दर्शित करते हैं, वे तथ्य जो विवादित या सुसंगत तथ्यों के समय और स्थान, ठीक है, यानी विवादित तथ्यों के घटित होने के समय विवादित या सुसंगत तथ्यों मुंह से निकल जाता है आदतन, अन्यथा लिखा यही है जहां पर विवादित, अच्छा सुसंगत भी लिखा है, ठीक है, दोनों बातें, जो विवादित तथ्यों या सुसंगत तथ्यों के घटित होने का समय और स्थान ये स्थिर करते हैं, अथवा जो उन पक्षकारों का परस्पर संबंध दर्शित करते हैं जिनके द्वारा ऐसे किसी तथ्य का यानी व्यक्ति या वस्तु की अनन्यता स्थापित करने वाला ऐसे किसी तथ्य का, ठीक है, ऐसे किसी तथ्य का, ठीक है, यानी ये वाला नहीं बल्कि विवादित या सुसंगत तथ्य का, ये आना चाहिए, गलती से मुंह से निकल गया। ऐसे किसी, ऐसा शब्द किसके लिए है? विवादित या सुसंगत तथ्य के लिए। उन पक्षकारों के मध्य के संबंध ये भी सुसंगत है जिनके द्वारा ऐसे किसी तथ्य का यानी विवादित या सुसंगत तथ्य का संव्यवहार ये किया गया है, और ये कहां तक सुसंगत है? वहीं तक सुसंगत है जहां तक उसकी प्रकृति
ठीक है, उनके बीच के संबंधों को दर्शित करने की है, उससे आगे सुसंगत नहीं, उससे आगे सुसंगत नहीं। कहते नहीं किसी की पर्सनल लाइफ के बारे में क्यों बोल रहे हो, पर्सनल लाइफ के बारे में वहीं तक बोला जाए जहां तक संव्यवहार की प्रकृति को जानने के लिए जरूरी है। तो पक्षकारों के मध्य के संबंध वहीं तक सुसंगत है। जैसे ठीक है, ये दो लोगों के बीच लड़ाई हो गई, ठीक है, अब दुश्मनी सुसंगत है, लेकिन वहीं तक सुसंगत है जहां तक यह दर्शित करने की प्रवृत्ति दुश्मनी में है कि विवादित तथ्य या सुसंगत तथ्य इन पक्षकारों द्वारा घटित किए जा सकते, क्योंकि इनमें दुश्मनी। अगर यह दर्शित कर दिया जाता कि दुश्मनी तो 20 साल पहले थी, जो लड़ाई की बात की जा रही है वो कत्ल था, कत्ल के कारण दुश्मनी हुई थी, लेकिन उस कत्ल के बाद दोनों पक्षों को महसूस हुआ कि लड़ाई अच्छी बात नहीं है और दोनों पक्षों ने सुलह कर ली और दोनों के बीच न तो बहुत अच्छे संबंध रहे और न बहुत खराब। तो दुश्मनी थी दोनों पक्षों में, इसमें अब यह दर्शित करने की प्रवृत्ति नहीं बची कि दोनों पक्षों के द्वारा विवादित तथ्यों का संव्यवहार किया जा सकता है। तो विवादित तथ्यों पक्षकारों के मध्य के संबंध ये वहीं तक सुसंगत है, ठीक है ना, जहां तक उनमें विवादित तथ्यों के संबंध में, ठीक है, प्रकाश डालने की क्षमता है, इसके आगे सुसंगत नहीं है। ये सेक्शन 9 पुराना अधिनियम, सेक्शन 7 नया अधिनियम, और इनके संबंध में फिर मेरी इल्तिजा आपसे यही है कि दृष्टांत खुद पढ़ लीजिएगा। और इसमें एक बलवे वाला दृष्टांत है कि बलवे का अपराध किया गया है, व्यक्ति आगे आगे चल रहा है, ठीक है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, खूब पूछा जाता है और आपको पूछा जाएगा किस धारा में सुसंगत है। दृष्टांत ऐसे के ऐसे रखे मिलेंगे आपको कंपटीशंस में, और ये पूछा जाएगा कि धारा में सुसंगत है, तो इन्हें जरूर पढ़ लीजिएगा, इसे कतई मिस न करिएगा। और दृष्टांत मेरे द्वारा बताया जाना ये समय की बर्बादी के अलावा और कुछ नहीं है, इसमें समय कंज्यूम होगा और हमारे सामने बहुत लंबा सिलेबस है, इसलिए मेरी मजबूरी यह है कि हम दृष्टांत छोड़ रहे हैं, लेकिन आप जरूर देख लीजिएगा और न समझ में आए तो हमसे पूछ भी जरूर लीजिएगा। शेष बात कल करेंगे हम लोग, देखें।